हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश कुमार सितारा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने जो पॉइंट स्टार्ट कर रखा है वो है महाजनपद काल। और महाजनपद काल में हम लोगों ने 16 महाजन पदों को अलग अलग अध्ययन किया है। और उसके बाद में आज रहेगी अपनी जो क्लास है वो रहेगी महाजनपद काल के से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं, उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए गाइज, आपका समय न लेते हुए और अपने पॉइंट को शुरू करते हैं। आज का शब्द है वार्ता शास्त्रोपजीवी, यानी वार्ता शास्त्रोपजीवी। शब्द है वार्ता शास्त्रोपजीवी। ये जो शब्द है ये अपने को अर्थशास्त्र में मिलता है। किस में मिलता है? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र जो बुक है उसकी रचना कौटिल्य ने की थी। किसने की थी? कौटिल्य या मैं कहूँ चाणक्य, या बात करें विष्णुगुप्त। ठीक है, ये सभी के सभी नाम है जो किसके हैं? कौटिल्य के ही नाम है। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, तो वार्ता शास्त्रोपजीवी शब्द है वो जो किस में मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है। किस में मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है। ये शब्द है ये गांधार व कंबोज दो जनपदों की हम लोगों ने बात की थी। गांधार और कंबोज दोनों जनपद हैं, उनकी बात की थी। ये गांधार और कंबोज के लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है। गांधार और कंबोज के लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, यानी वार्ता शास्त्रोपजीवी शब्द है जो अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थशास्त्र की रचना है वो कौटिल्य ने की थी, और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में वार्ता शास्त्रोपजीवी शब्द का प्रयोग है किन लोगों के लिए किया है? गांधार जनपद और कंबोज जनपद के लोगों के लिए शब्द, या जनता के लिए वहाँ के, उनके लिए ये शब्द प्रयोग किया है। इस शब्द का अर्थ है, यानी इस शब्द का वार्ता शास्त्रोपजीवी शब्द का जो अर्थ है वो क्या है कि पशुपालन और वाणिज्य या शास्त्रों द्वारा जो लोग अपनी जीविका चलाते थे या जीवन यापन करते थे, जीविकोपार्जन करते थे, उन शब्दों को उन लोगों को अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने वार्ता शास्त्रोपजीवी कहा है। यानी जो लोग पशुपालन भी करते थे, कृषि, वाणिज्य, ठीक है, वाणिज्य और शास्त्रों के द्वारा अपना जीवन यापन करते थे, अपनी जीविका चलाते थे, उन लोगों के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया। अब हम लोगों ने बात की थी कि महात्मा बुद्ध के समय 10 गणराज्य थे। पहले 16 जनपद पड़े थे। यहाँ गणराज्य की चर्चा कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। ठीक है, पहले 16 जनपद पड़े थे और यहाँ पर 10 गणराज्यों की बात कर रहा हूँ मैं। यानी महात्मा बुद्ध के समय 10 गणराज्य थे।
कितने गणराज्य थे? 10 गणराज्य, जिसमें हम लोगों ने पीछे की कक्षा में चर्चा की थी। 8 कौन से थे? वजी संघ के थे, और 2 कौन से थे? 2 मल गणराज्य मल के थे। ठीक है, 2 किसके थे? मल के थे। यानी वजी संघ में कितने थे? वजी संघ में 8 थे, 8 गणराज्य थे। ठीक है, और मल में कितने थे? मल जनपद में कितने थे? 2 गणराज्य थे। अब इसकी बात करते हैं कि वो 10 कौन कौन से थे। उस 10 गणराज्यों में किस वंश का शासन था? बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखना है। कपिलवस्तु, कपिलवस्तु में शाक्य कुल था। कौन सा कुल था? शाक्यवस्ता। कौन सा? शाक्य। अलकंप, अलकंप के बुल्ली थे। कौन सा वंश था? बुल्ली वंश। उसके बाद में बात करें हम लोग रामग्राम, रामग्राम में कोलीय अवस्था, कोलीय कुल था। कोलीय गण की राजकन्या, आगे बढ़ेंगे ये चीजें। कोलीय कौन सा था? कोलीय था। उसके बाद में पावा, ठीक है, पावा, पावा में कौन सा वंश था? मल था। पावा में कौन थे? मल वंश था या मल कुल था। वैशाली, लिच्छवी वंश की राजकुमारी, वैशाली की लिच्छवी वंश की राजकुमारी, हम उसके बारे में आगे जाके चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ मैं कुछ एक शब्दों का चयन कर रहा हूँ, उस शब्दों का क्वेश्चन मार्क लगा लेना। जब भी आगे ये चीज़ आएगी मैं उसको कंफर्म आपको बता के जाऊँगा कि हम लोगों ने वहाँ पर ये चर्चा की थी। ठीक है, तो यहाँ देखो वैशाली, वैशाली में किस वंश का शासन था? लिच्छवी वंश का था, लिच्छवी वंश का। ठीक है, उसके बाद में अगला है सुमारगिरी, सुमारगिरी। सुमारगिरी में किसका शासन था? मग का था। किसका था? मग वंश का था। सुमारगिरी में कौन थे? मग थे। उसके बाद में केशपुत्र, केशपुत्र में कालाम वंश था। उसके बाद में नेक्स्ट है कुशीनारा, कुशीनारा में भी कौन थे? मल थे। ठीक है, उसके बाद में पिंपलीवन, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर चर्चा करेंगे पिपलीवन के मौर्यों की। तो यह ध्यान देना, पिपलीवन में कौन सी शाखा थी? मौर्य थी। और 10वां है मिथिला, मिथिला में कौन थे? विदेह थे। तो ये ध्यान देना, महात्मा बुद्ध के समय कुल कितने गणराज्य थे? वजी संघ के 8 गणराज्य थे और मल के 2 गणराज्य थे। कपिलवस्तु में शाक्य कुल था, अलकंप में बुल्ली थे, रामग्राम में कोलिय थे, पावा में मल थे,
वैशाली में लिच्छवी थे, सुमसुमारगिरी में मग थे, केशपुत कलाम थे, कुशीनारा में मल थे, पिपली वन में मौर्य थे और मिथिला में विदेह थे। ठीक है, तो ये 10 गणराज्य थे महात्मा बुद्ध के काल में। अब देखो महात्मा बुद्ध के काल में 4 शक्तिशाली ये गणराज्य है, ध्यान देना, 4 शक्तिशाली जनपद कौन से थे? महात्मा बुद्ध के काल में 4 शक्तिशाली, ध्यान देना, जनपद की बात कर रहा हूँ, गणराज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? जनपद की बात कर रहा हूँ। 4 जनपद थे। पहला है अवंती, कौन सा? अवंती। दूसरा वत्स, तीसरा मगध और चौथा कौशल है। कौन सा है? कौशल। ये 4 जनपद थे, ये महात्मा बुद्ध के काल में सबसे शक्तिशाली जनपद थे, सबसे शक्तिशाली जनपद थे महात्मा बुद्ध के काल में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, किसके काल में? महात्मा बुद्ध के काल में। उसके बाद में बुद्ध के काल में सबसे शक्तिशाली, इन चारों में ही सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? अवंती था, जो मध्य भारत का था, यानी मध्य प्रदेश का था। कहाँ पर था अवंती जनपद? मध्य प्रदेश। अवंती की राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी थी। कौन सी थी? उज्जैनी थी। और बुद्ध के काल में, ध्यान देना, सुनना इस बात को, बुद्ध के काल में और सबसे बड़ा, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा गणतंत्र कौन सा था? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा गणतंत्र कौन सा था? तो बुद्ध के काल में और सबसे बड़ा गणतंत्र वैशाली था। कौन सा था? वैशाली था। महात्मा, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, बुद्ध के काल में सबसे बड़ा या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा गणतंत्र कौन सा था? तो बुद्ध के काल में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा गणतंत्र था वो वैशाली था। और वैशाली में लिच्छवी वंश का शासन था। किसका शासन था? लिच्छवी कुल का शासन था। ठीक है, एक बार के लिए दोबारा इसको देख लीजिएगा। वार्ता शास्त्रोपजीवी, जिसका अर्थ है पशुपालन, वाणिज्य या शास्त्रों पर आधारित अपने जीवन का यापन करने वाले लोग। वार्ता शास्त्रोपजीवी शब्द है वो कौटिल्य ने प्रयोग किया है। किसने किया है? कौटिल्य ने प्रयोग किया है। कौटिल्य की जो करती है अर्थशास्त्र, ठीक है, कौन सी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। गांधार और कंबोज के लोगों के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। गांधार और कंबोज के लोगों के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी कि महात्मा बुद्ध के समय 10 गणराज्य थे। कितने गणराज्य थे? गणराज्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। 10 में से 8 कौन से थे? 8 वजीसन के थे और 2 किसके थे? 2 मल गणराज्य, मल के थे। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने 10 की बात की। कपिल वस्तु में शाक्य कुल था, अलकंप में बुल्ली था, रामग्राम में कोलिये थे, पावा में मल थे, वैशाली में लिच्छवी थे। ध्यान देना, महात्मा बुद्ध के काल में सबसे बड़ा गणतंत्र कौन सा था? तो कौन सा था? वैशाली था, जिसपे कौन से कुल का शासन था? लिच्छवी कुल का। उसके बाद में सुमसुमारगिरी के मग थे, केशपुत के कलाम थे, कुशीनारा के मल थे, पिपलीवन के मौर्य थे और मिथिला के विदेह थे। महात्मा बुद्ध के काल में 4 जनपद शक्तिशाली थे। 4 जनपद क्या थे? शक्तिशाली थे, पावरफुल थे। ठीक है, उसमें अवंती, वत्स, मगध और कौशल थे। किसके नाम आते हैं? अवंती, वत्स, मगध और कौशल के नाम आते हैं। और इन चारों में ही हम बात करें, सर्वाधिक शक्तिशाली जो जनपद था वो कौन सा था? अवंती था, जिसकी राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी थी। कौन सी थी? उज्जैनी थी। और अवंती महात्मा बुद्ध के काल में क्या था? बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट।
हम लोग बात ये करते हैं कि ये दूसरी नगरीय क्रांति थी। क्या थी? ये दूसरी नगरीय क्रांति थी। और इस नगरीय क्रांति के तहत गंगा घाटी नगरीय संस्कृति का भी क्या हुआ था? विकास हुआ था। याद रखना, महाजनपद काल में गंगा घाटी नगरीय संस्कृति का क्या हुआ था? उत्थान हुआ था। ठीक है। इस नगरीय क्रांति के तहत जैसे गिरिवर्च, प्रमुख नगरों की बात करें, गिरिवर्च यानी राजगृह, ठीक है, गिरिवर्च, वैशाली, ठीक है, गिरिवर्च, वैशाली, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। उसके बाद में हम बात करें उज्जैनी या उज्जैन, बात करें कंबोज, ठीक है, श्रावस्ती, तक्षशिला, श्रावस्ती, तक्षशिला, ऐसे जो प्रमुख नगर थे, इन नगरों का विकास है वो महाजनपद काल में हुआ था। और ये जो बड़े नगर थे, और संस्कृति कौन सी विकसित हुई थी? गंगा घाटी संस्कृति का विकास हुआ था। महाजनपद काल को द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। उसके बाद में इस काल में विकास, कोई भी चीज़ का विकास होता है वो व्यापारिक मार्ग होना बहुत ही जरूरी है। महाजनपद काल के 4 व्यापारिक मार्ग हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिसके माध्यम से ये लोग अपना व्यापार करते थे। ये लोग आने जाने के प्रमुख मार्गों का इस्तेमाल करते थे। वो 4 थे। 4 में बात करें प्रमुख व्यापारिक मार्ग, प्रमुख व्यापारिक मार्ग में 1 नंबर पे हम बात करें उत्तरापथ की। समझना भाई, उत्तरापथ मार्ग, ये कहाँ से कहाँ तक था? ठीक है, कहाँ से कहाँ तक था? तो ये था पुष्कलावती, यानी तक्षशिला, वर्तमान में कहाँ पर है ये? पाकिस्तान। वर्तमान में तक्षशिला कहाँ पर है? पाकिस्तान में। समझना, से लेकर पुष्कलावती यानी तक्षशिला से लेकर पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र और तांबार लिपि, तांबार लिपि जो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, तक था। ध्यान देना, प्रमुख व्यापारिक मार्ग में 1 नंबर व्यापारिक मार्ग की हम लोगों ने चर्चा की है, जिसका नाम क्या है? उत्तरापथ। क्या नाम है? उत्तरापथ है, जो तक्षशिला से लेकर पाटलिपुत्र होते हुए कहाँ तक था? तांबर लिपि यानी उड़ीसा तक था। कहाँ तक था? तांबर लिपि उड़ीसा तक था। उत्तरापथ समझ में आ गया? तक्षशिला पाकिस्तान से लेकर, पाकिस्तान से होते हुए पाटलिपुत्र, तांबर लिपि तक जाता था। ये था उत्तरापथ। बात करते हैं दूसरे राजमार्ग। दूसरा व्यापारिक मार्ग था वो था पश्चिम में पाटल गुजरात में पड़ता है। पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी तक, पूर्व में
कौशाम्बी तक, ठीक है, पूर्व में कौशाम्बी तक आता था ये, यानी पाटल से लेकर कौशाम्बी तक आता था और बाद में किस में मिल जाता था, उत्तरापथ में मिल जाता था। कौशाम्बी में आने के बाद में ये किस में मिल जाता था, उत्तरापथ में मिल जाता था। तो ध्यान देना ये उत्तरापथ को जोड़ता था। उत्तरापथ को जोड़ता था, ठीक है, यानी ये पश्चिम में पाटल से स्टार्ट होता था, पूर्व में कौशाम्बी तक आता था और कौशाम्बी में आने के बाद में किस में मिल जाता था, उत्तरापथ में मिल जाता था। तो ये कितने नगर जुड़ गए फिर आपस में, पुष्कलावती यानी तक्षशिला, पाटलिपुत्र, ताम्रलिप्ति, इन सभी का व्यापार एक साथ होने लगा, पाटल और कौशाम्बी। इसके बीच में जितने भी प्रमुख व्यापारिक छोटे मार्ग थे और उसके अलावा जितने भी व्यापार करने के जो व्यापारिक स्थल थे, ठीक है, उन स्थलों का क्या हो गया, आपस में जोड़ हो गया। उसके बाद में तीसरा व्यापारिक मार्ग है जिसे दक्षिणापथ भी कहा जाता है। ध्यान देना, तीसरा व्यापारिक मार्ग जिसे क्या कहा जाता है, दक्षिणापथ भी कहा जाता है। तीसरा व्यापारिक मार्ग है वो दक्षिण में प्रतिष्ठान यानी पैठण, दक्षिण में प्रतिष्ठान यानी पैठण, जो किसकी राजधानी थी, अस्मक जनपद की राजधानी थी। ध्यान देना, समझाने के लिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अस्मक जनपद से, ठीक है। दक्षिण में प्रतिष्ठान अस्मक जनपद की राजधानी थी। से कहाँ तक आता था, श्रावस्ती तक आता था। श्रावस्ती तक, कहाँ तक था, श्रावस्ती तक था। ध्यान देना, तीसरा व्यापारिक मार्ग है वो दक्षिण में प्रतिष्ठान, जो अस्मक जनपद की राजधानी थी। दक्षिण में एकमात्र जनपद जो कौन सा था, अस्मक जनपद था। अस्मक जनपद की राजधानी से या कौन सा व्यापारिक मार्ग अस्मक जनपद को जोड़ता था, तो दक्षिणापथ व्यापारिक मार्ग है वो किसको जोड़ता था, अस्मक जनपद को जोड़ता था, जो प्रतिष्ठान से लेकर श्रावस्ती तक होता था। ये जो व्यापारिक मार्ग है ये सबसे, यानी चारों व्यापारिक मार्गों में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था, सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था, सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। उसके बाद में दक्षिणापथ की बात करें या तीसरे व्यापारिक मार्ग की बात करें तो सबसे ज़्यादा बहुमूल्य व्यापार है वो इसी मार्ग से होता था। इसके व्यापार में विशेषतः मुक्ता, मणि, शंख, सोना, हीरा का व्यापार होता था, ठीक है। बहुमूल्य व्यापार जैसे मुक्ता, सोना, हीरा, मणि, शंख का व्यापार होता था, ठीक है। तो ये चारों व्यापारिक मार्गों में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था, जो दक्षिण में प्रतिष्ठान से लेकर अस्मक जनपद की राजधानी से लेकर और श्रावस्ती तक ये मार्ग आता था। चौथा व्यापारिक मार्ग है ठीक है, ये भृगुकच्छ से उज्जैन तक आता था। भृगुकच्छ, पहले तो ये पता होना चाहिए जिन स्थानों के मैं नाम लिख रहा हूँ क्या वो कौन से स्टेट में है, स्टेट का जरूर याद रखना है। भृगुकच्छ है ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। भृगुकच्छ से
उज्जैनी यानी उज्जैन, उज्जैनी यानी उज्जैन होते हुए, उज्जैन कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश। भर्गुगज से उज्जैन होते हुए मथुरा तक आता था। मथुरा, मथुरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मथुरा तक या मथुरा को जोड़ता था। कितने व्यापारिक मार्गों की चर्चा की हम लोगों ने? यहाँ पर 4 व्यापारिक मार्गों की चर्चा की है। चारों व्यापारिक मार्गों में बहुमूल्य व्यापार है वो दक्षिणापथ व्यापार मार्ग से होता था। उत्तरापथ है वो तक्षशिला से लेकर पाटलिपुत्र होते हुए कहाँ तक आता था? ताम्रलिप्ति उड़ीसा तक आता था। ताम्रलिप्ति भी उस काल का प्रमुख एक बंदरगाही नगर था। ठीक है, अब ध्यान देना, आगे हम बात करेंगे पश्चिमी तट का महत्वपूर्ण बंदरगाह और पूर्वी तट का महत्वपूर्ण बंदरगाह। ठीक है, वहाँ पर ताम्रलिप्ति है वो क्या था? महत्वपूर्ण बंदरगाह था। दूसरे व्यापारिक मार्ग की बात की थी, पाटल से लेकर पश्चिम में, पाटल से लेकर पूर्व में कौशाम्बी तक जाता था, जो किसको जोड़ता था? उत्तरापथ के साथ अपना मेल करता था या उत्तरापथ में ये मिलता था। तीसरा व्यापारिक मार्ग है वो दक्षिण में प्रतिष्ठान से लेकर, यानी प्रतिष्ठान पैठण यानी किस जनपद की राजधानी? अशमक जनपद की राजधानी से श्रावस्ती तक आता था। ये सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। इससे बहुमूल्य पदार्थों का व्यापार होता था। चौथा व्यापारिक मार्ग की बात की थी भर्गुकच्छ। भर्गुकच्छ यानी क्या था? गुजरात में था। क्या? ठीक है, और पश्चिमी तट पे क्या था? एक प्रमुख बंदरगाह भी था। ठीक है, यानी पूर्वी तट पे ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, पश्चिमी तट पे भर्गुकच्छ बंदरगाह था। ठीक है, भर्गुकच्छ से लेकर उज्जैन होते हुए, उज्जैन जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, उज्जैन होते हुए मथुरा उत्तर प्रदेश तक जाता था। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे जिसमें जनपद काल में क्या होता था? प्रमुखतः व्यापार होता था। ठीक है, चलिए आगे बंदरगाह की बात करते हैं। यहाँ पे बंदरगाह यानी समुद्र तट पे ऐसे नगर जहाँ से जहाज़ों में माल चढ़ाया जाता है और उतारा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है, यानी समुद्र तट के ऐसे नगर जहाँ से जहाज़ों में माल चढ़ाया जाता है और उतारा जाता है, उस स्थल को क्या कहते हैं? हम लोग बंदरगाह कहते हैं। यानी महाजनपद काल के में भी प्रमुख बंदरगाहों की चर्चा हुई है। उसमें भर्गुकच्छ अभी चर्चा करके आए थे हम लोग। भर्गुकच्छ जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ये एक बंदरगाह था। भर्गुकच्छ क्या था? बंदरगाह था जो कौन से तट का था? पश्चिमी तट पर स्थित था। कौन से तट पर स्थित था? पश्चिमी तट पर स्थित था। उसके बाद में दूसरा जो बंदरगाह है उसकी बात हुई है ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति या ताम्रलिप्ति, ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। कहाँ है ये? उड़ीसा में। और उड़ीसा यानी पूर्वी तट का बंदरगाह था। तट पर स्थित था। ठीक है, समझ आ रही है बात? उसके बाद में देखो, इस काल में महाजनपद काल में हम लोगों ने बात की थी कि उत्तर वैदिक काल में लोहे से लोग क्या हो गए थे? जानकार हो गए। लोहा और चांदी से लोग उत्तर वैदिक काल में क्या हो गए थे? जानकार हो गए थे। और इस काल में महाजनपद काल में
क्या हुआ कि लोहे का प्रयोग बढ़ा, लोहे का प्रयोग बढ़ा, तो लोहे का प्रयोग बढ़ने के साथ साथ कृषि कार्यों में भी क्या हुआ था, विस्तार हुआ था। ठीक है, कृषि कार्यों में भी क्या हुआ था, विस्तार हुआ था। तो यहाँ ध्यान देना, लोहे का प्रयोग बढ़ा, इस काल की बात करें, लोहे का प्रयोग बढ़ा। ठीक है, लोहे का प्रयोग बढ़ा और कृषि कार्य में क्या हुआ था, कृषि कार्यों में कार्यों को विस्तार मिला। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें कि हस्तिनापुर की खुदाई हुई है। हस्तिनापुर एक महाभारत कालीन नगर है। ठीक है, हस्तिनापुर की खुदाई हुई है। उस खुदाई से ऐसा पता चला है कि लगभग 700 ईसा पूर्व में, लगभग 700 ईसा पूर्व में, और लोगों ने क्या कर दिया था, लोहे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ठीक है, हस्तिनापुर की खुदाई से ऐसा पता चला है। हस्तिनापुर की जब खुदाई हुई तब हस्तिनापुर की खुदाई में ऐसा पता चला है कि लगभग 700 ईसा पूर्व में, 700 ईसा पूर्व में, और लोहे का प्रयोग है वो शुरू हो गया था। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लें हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मैंने यहाँ चर्चा कर दी कि हस्तिनापुर है वो महाभारत कालीन नगर है। तो हस्तिनापुर धृतराष्ट्र की क्या थी, राजधानी थी। धृतराष्ट्र की राजधानी थी हस्तिनापुर। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ की चर्चा करके आए थे हम लोग। इंद्रप्रस्थ है वो किसकी राजधानी थी, पांडवों की राजधानी थी, पांडवों की राजधानी थी। ठीक है, उसके बाद में महाजनपद काल में व्यापार है, यानी जैसे जैसे लोहे का प्रयोग बढ़ा तो आहत सिक्के प्रचलन में आए। ठीक है, आहत सिक्के प्रचलन में आए, जिसका दूसरा नाम पंचमारक सिक्के भी है। ठीक है, तो व्यापार लगभग इस काल में किस सिक्कों से होता था, आहत सिक्कों से होता था। आहत सिक्के, आहत सिक्के, आहत सिक्के या पंचमारक सिक्के। आहत सिक्के या पंचमारक सिक्कों का क्या हुआ था, सुदृढ़ व्यापार में बढ़ावा मिला था। और आहत सिक्के किसे कहते हैं, यहाँ साधारण सी बात है, आहत सिक्के या पंचमारक सिक्के। आहत का अर्थ होता है दबाना, आहत दबाना या पंच मारना। ठीक है, साधारण भाषा में हम बात करते हैं पंच मारते हैं। ठीक है, तो किसी धातु को ऊपर से दबाव डाल के और उससे क्या बनाए जाते थे, सिक्के तैयार किए जाते थे। उन्हीं सिक्कों को क्या कहा जाता था, आहत सिक्के कहा जाता था। ठीक है, उन्हीं सिक्कों को क्या कहा जाता था, आहत सिक्के कहा जाता था। उन्हीं को कहा जाता था पंचमारक सिक्के। आहत सिक्के और पंचमारक सिक्के एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद में जिसको ये क्लास अच्छी लगी वो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, और जो स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल पे अभी अभी नया आया है वो सब्सक्राइब इस चैनल को कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी विषयों की क्लासें सबसे पहले आपके पास पहुँचें। इतने मुझे दीजिए इजाज़त। ऑल द बेस्ट।